जहां हमने पिछली बार उल्टा शुरू किया था, अब मैं वापस ऊपर से नीचे जो प्रॉपर तरीका है उससे शुरू करूँ। क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ क्रोमेटिन, देन न्यूक्लियोसोम इज कंपोज ऑफ डीएनए एंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, एंड देयर आर टू बाइंडिंग प्रोटीन्स विच इज कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन एंड हिस्टोन। एंड आई गेस आप लोगों को यहाँ पे समस्या नहीं होगी कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। अब जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक जगह बात की थी कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की बात की थी हमने, कि क्या हेट्रोक्रोमेटिन है क्या यूक्रोमेटिन है, हमने वहाँ बात नहीं की थी। हमने सिर्फ यहाँ के लिए छोड़ा था, आगे के लिए छोड़ा था कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, क्योंकि हमने जब वहाँ बात की थी तो हमने पैकेजिंग रेशो के साथ में बात की थी और हमने कहा कि ये समान रहता है। यूक्रोमेटिन की बात करें तो बेसिकली जब भी हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं या किसी कोशिका को हम किसी एक अभिरंजक के द्वारा स्टेन करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रक को या डीएनए को स्टेन करता है, तो हमको उस कोशिका के अंदर दो तरीके के स्टेनिंग पैटर्न मिलते हैं। वन स्टेनिंग पैटर्न इज कंपैरेटिवली लाइट इन कलर एंड अनदर इज डार्क इन कलर। और जो लाइट इन कलर और जो डार्क इन कलर होता है वो उसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए के प्रकार के कारण होता है, कि उसका जो डीएनए का जो प्रकार है कि वो डीएनए उसके अंदर कैसा मिल रहा है उसके आधार पे जो है उसके अंदर उसका अभिरंजक होता है। जो लाइट कलर स्टेन होता है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन, उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। एंड बेसिकली दैट कंटेन अ सिंगल कॉपी ऑफ जेनेटिकली एक्टिव डीएनए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी डीएनए की दो कॉपी होती है, बट जेनेटिकली एक्टिव अर्थात वह आनुवंशिक रूप से सक्रिय है तो उसकी एक कॉपी होती है, तो वो जो है वो यूक्रोमेटिन कहलाता है। दूसरा, यह यूक्रोमेटिन का आकार, प्रकार, माप, ये सारी जो है ये सारी चीज़ें निर्भर करती है कि उस कोशिका के जीवन चक्र के अनुसार। कोशिका के जीवन चक्र में किसी समय यूक्रोमेटिन की मात्रा कम हो सकती है, किसी समय जो ज़्यादा हो सकती है, और वो जो है वो उसके साथ में वो जीन रेगुलेशन वाला जो हिस्सा होता है या जीन को रेगुलेट करने की चीज़ें जो है वो उसके साथ में होती है। जब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे या अगले लेक्चर्स की तरफ जाएंगे, जब हम जीन रेगुलेशन की बात करेंगे तब हम सारी चीज़ों की बात करेंगे कि जीन रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेज अवस्था जो होती है सेल साइकिल की, उसके अंदर ये डीकंडेंस हो जाते हैं और यूक्रोमेटिन जो है वो लीडिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है। अर्थात कि जब इंटरफेज अवस्था आती है तो हमको सारा जो डीएनए मटेरियल उसके अंदर है वो सारा मटेरियल, डीएनए मटेरियल जो है हमको यूक्रोमेटिन की फॉर्म में दिखता है, हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में नहीं दिखता है। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे और क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं। दूसरी अवस्था जो है उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो है एमिल हेड्स ने बताया था कि क्या होता है। जैसा मैंने कहा ये उसके विपरीत है, कि जब हम पहले बात करी तो हमने कहा कि लाइटली स्टेन जो होता है वो यूक्रोमेटिन कहलाता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होता है और गहरे रंग का स्टेन होता है। इसके साथ में एक चीज़ खास बात होती है कि इसकी जो रिपीटेटिव डीएनए जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इस कारण से इसका कंडेंसेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम इसको पहचान सकते हैं और ये मूलतः दो तरीके का होता है, एक को हम कहते हैं फैकल्टेटिव और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो पूरी सेल साइकिल की अवस्था जो होती है उसके अंदर जो कंडेंस्ड डीएनए जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव। हेट्रो और फैकल्टेटिव की अगर हम बात करें तो जो कि परिवर्तित हो सके, कि कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे कि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो परिवर्तित हो सकता है तो उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव। तो जो परिवर्तित ना हो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव और जो परिवर्तित हो सके वो कहलाता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अगर हम इस चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो जो लाइटली स्टेन्ड है, अगर इस कोशिका की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो यहाँ दिख रहा है जो कि डार्कली स्टेन्ड है। यूक्रोमेटिन जो है वो लाइटली स्टेन्ड है। यह एक ईएम से लिया गया न्यूक्लियस का चित्र है। ये जो हल्का रीजन है जहाँ पे लाइटली स्टेन्ड है, ये जो रीजन है, चाहे ये रीजन कहूँ जहाँ पे हल्का स्टेन आ रहा है, वो सारा सारा जो है वो है यूक्रोमेटिन। लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि डार्क रीजन की बात करूँ, दिस इज डार्क, दिस इज डार्क, दिस इज डार्क, तो ये है हेट्रोक्रोमेटिन। ऑब्वियसली ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो न्यूक्लियोसोम का है और यहाँ जो हमको दिख रहा है दैट इज बार बॉडी। ये एक फीमेल है और यहाँ पे जो है वो बार बॉडी दिख रही है, मैमल फीमेल है। अगर हम बात कहें तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो है, हमने कहा था पहले डेफिनेशन ली, और कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन में क्या अंतर रहता है, तो अगर हम कहें कि वो टीलोमियर के आसपास, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो टीलोमियर के आसपास पाया जाता है और सेंट्रोमियर के आसपास पाया जाता है और डिस्टल आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम इन मैमल्स के अंदर पाया जाता है।
कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन जो है उसके अंदर अपेक्षाकृत कम जीन होते हैं और वो जो जीन है वो सामान्यतः इनएक्टिव होते हैं और इनएक्टिव जो है वो पास वाले जीन को भी इनएक्टिव कर देता है। तो अपेक्षाकृत इसको अगर हम कहें तो हेटेरोक्रोमेटिन जो है बेसिकली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इनएक्टिव, और ये जब पास वाले जीन को या उनके प्रभाव को इनएक्टिव करता है तो वो सारी चीज़ जो है वो पोजिशनल इफेक्ट कहलाती है। कल ही मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ इस तरीके की चीज़ पूछी थी हमारे गुरुजी ने कि क्या चीज़ होती है, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ पोजिशनल इफेक्ट। हालांकि मैंने उसमें जवाब नहीं दिया था, मुझे पता था कि कुछ चीज़ें हम अलग तरीके से, तो इनएक्टिवेशन की जब बात होती है कि पास वाले को जब वो इनएक्टिव कर देता है या पास वाले जीन के ऊपर प्रभाव डालता है और उसको इनएक्टिव करता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज पोजिशनल इफेक्ट। तो वहाँ पे पोजिशन इफेक्ट की बात आती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को भी रोकता है। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को भी रोकता है। दैट मीन्स कि अगर हम कहें तो ये कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है, कि उसके अंदर विविधता को बढ़ावा नहीं देता, तो ये कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को भी रोकता है। दूसरा, अगर हम फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो बेसिकली यह इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग द सर्टेन फेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, की कुछ अवस्थाओं में ये इनएक्टिव हो जाता है और कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स में इनएक्टिव हो जाता है। एक शब्द हम काम लेते हैं, हालांकि वो आपके शायद अगली कक्षा में या पीजी में जब पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डोजेस कंपनसेशन। डोजेस कंपनसेशन जो है बेसिकली इट इज रिलेटेड और समथिंग विद द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात कहें तो जो एक्स क्रोमोसोम जो है वो अगर हम पुरुषों में कहें तो उसके अंदर एक्स होता है, वो इनएक्टिव होता है, तो वो दैट इज वन थिंग कि वो उसके साथ में, तो इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो है दैट इज कॉल्ड एज डोजेस कंपनसेशन। यहाँ पे अगली जो हम इसके साथ में बात करेंगे उसको हम सी वैल्यू कहते हैं। सी वैल्यू इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ सेल, कि कितना उसके अंदर जो अमाउंट है डीएनए का या कितनी मात्रा किसी कोशिका में है, तो दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू। सामान्यतः अगर हम कहें तो एक हैप्लॉइड सेल के अंदर, चाहे वो पुरुष है तो उसके स्पर्म के अंदर, और मादा है तो या फीमेल है तो उसके एग में कितना डीएनए पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू। सोमेटिक सेल के साथ में भी इसको हम लेते हैं कि पर हैप्लॉइड सेल जो होता है उसके साथ में उसको हम कहते हैं सी वैल्यू। सोमेटिक सेल की जब भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो सी वैल्यू जो है वो दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2C, और जब हम डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं या सोमेटिक सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं 2C, क्योंकि हैप्लॉइड सिंगल है इसलिए सी है और डिप्लॉइड 2 है तो इसलिए। कई बार क्या होता है कि कुछ जीवों के अंदर, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जीव का आकार जितना छोटा है उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए उतना ही कम होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कुछ जीव जो कि प्रिमिटिव टाइप के हैं या उनका आकार छोटा है, उनमें अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है बनिस्पत की मनुष्य में। अगर हम ऐसे सोचें तो मनुष्य जो सबसे ज़्यादा एडवांस एनिमल हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा डीएनए पाया जाना चाहिए, परंतु प्रत्येक कोशिका के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। कुछ जीवों में जो है वो अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास, कि अगर किसी चीज़ में विरोधाभास आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स, और वहाँ पे जब वो चीज़ होती है तो दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू पैराडॉक्स। तो कुछ जीवों में जो है वो इस तरीके की स्थिति आती है। सी वैल्यू पैराडॉक्स की बात करूं तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम जो है वो उनकी इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में नहीं होता। जैसा मैंने कहा कि चूँकि मनुष्य जो है सबसे इवॉल्व माने जाते हैं तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। दूसरे मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूँ तो हर एक के साथ में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात कहें तो सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस एक निमेटोड है विच इज़ कॉल्ड एज सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस में जो है वो जो डीएनए है वो करीब करीब ई कोलाई का 20 गुना ज़्यादा पाया जाता है। तो एक बार ऐसा लगता है कि यूकैरियोट्स में ज़्यादा होना चाहिए, और करीब करीब ई कोलाई में 3 पिको। सैलामेंडर जो है उसके अंदर करीब 700 गुना ज़्यादा पाया जाता है और करीब करीब 84 पिकोग्राम। लेकिन अगर मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में पर हैप्लॉइड जीनोम जो है वो 3 पिकोग्राम पाया जा रहा है। तो फर्क इतना है कि कुछ जीवों में अत्यंत ज़्यादा है, कुछ जीवों में अत्यंत कम है। तो इस तरीके की जब चीज़ आती है तो इसको समझने के लिए हम एक बहुत कार्टून का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज अनियन टेस्ट।
अनियन टेस्ट जो है वो अलग अलग जीवों में जो है वो कितनी मात्रा है डीएनए की उनकी हैप्लॉइड कोशिकाओं में, उसको हमने अनियन टेस्ट नाम दिया। अनियन टेस्ट की अगर हम बात करें कि कौन जीतता है, तो यहाँ पे मनुष्य और अनियन अर्थात प्याज की बात करते हैं, तो यहाँ निश्चित रूप से प्याज जीत जाता है, बिकॉज कि उसके अंदर जो है वो करीब करीब मनुष्यों से 5 गुना ज़्यादा डीएनए है उनकी हैप्लॉइड सेल में। अगर मैं कहूँ कि हमारे में था 3 पिकोग्राम, तो यहाँ 5 पिकोग्राम है, तो 15 पिकोग्राम है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर मैं सैलामेंडर की बात करूं और वेस्ट फर्न की बात करूं, तो सैलामेंडर ज़्यादा है, जबकि वेस्ट फर्न जो है एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस और इन सारी चीज़ों में देखो तो सैलामेंडर उससे आगे की तरफ रहता है, तो वो उसके साथ में है। दिस इज़ वन थिंग जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कितना विरोधाभास है। एक ग्राफ अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ आप देखें तो हर एक के साथ में जीनोम साइज का कंपैरिजन करते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हम कहें तो करीब 4.1 मिलियन अर्थात 41 लाख बेस पेयर पाए जाते हैं। अब जब मनुष्य की बात करता हूं तो करीब 3.1 बिलियन, इससे करीब 100 गुना बिलियन, तो फर्क यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर हम जीन की बात करते हैं तो हर एक में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे चूहों की बात करता हूं तो चूहों में 22.5 से 30,000 जीन पाए जा रहे हैं, तो दिस इज वन कंपैरिजन जिसके आधार पे हम मनुष्य को इवॉल्व कहते हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ जो डीएनए की मात्रा है जिसमें 3.1 बिलियन बेस पेयर है और यहाँ पे 41 लाख है, अर्थात मैं ऊपर कहूँ तो 3.1 अरब और नीचे की तरफ कह रहा हूँ 41 लाख, तो कितना फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ जो है वो मैमल्स के अंदर जो साइज़ ऑफ जीनोम है बेस पेयर है या उसके अंदर पाए जाने वाला डीएनए जो है वो निर्भर नहीं करता कि उसके अंदर कितना डीएनए पाया जा रहा है, डीएनए की मात्रा कितनी है, वह उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे निर्भर करता है कि वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है उसके साथ में अगर हम यहाँ देखें तो जैसे अगर हम कहें तो एम्फीबियन की बात करते हैं, तो एम्फीबियन में हमारे पास बहुत ज़्यादा डीएनए है, वो डीएनए जो है वो मनुष्यों के अतिरिक्त बहुत अलग है। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज विरोधाभास और सी वैल्यू पैराडॉक्स, और वो सी वैल्यू पैराडॉक्स जो है वो रिफ्लेक्ट होता है कई जगह। नेक्स्ट क्लास में जब आप या हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको सी वैल्यू पैराडॉक्स निश्चित रूप से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मूल बात जो है कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की, अर्थात जो हाईली डेवलप्ड है और ऐसा माना जाता है कि जो हाईली डेवलप्ड है उसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। अमाउंट ऑफ डीएनए ज़्यादा पाया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, उनमें अपेक्षाकृत कम होता है। ये कुछ किताबों के नाम हैं जो कि मैं कंसल्ट करता हूँ और आप भी इनको कंसल्ट करें। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है वो वर्मा अग्रवाल पढ़ सकते हैं, कुछ एडवांस पढ़ना चाहें तो डी रॉबर्टीज करके एक किताब है, दैट इज़ वेरी गुड बुक, जिसको कि बहुत सुंदर किताब है, बहुत अच्छी है। दूसरा उससे ज़्यादा पढ़ना चाहें तो बुकर की किताब है एक जेनेटिक्स की, और पीके गुप्ता की है जेनेटिक्स की किताब, उसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषियों के लिए जो है एक वीरबाला रस्तोगी की किताब आती है, दैट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ बुक, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो मुझे सुनील जॉल जी udaipur@gmail.com पे कर सकते हैं, बिकॉज कि इस काल में जब हम सामने बात नहीं कर सकते तो हमारे पास बात करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, या तो हम लिख के आपस में पत्र व्यवहार करें, और आज की तारीख में पत्र व्यवहार करने का तरीका भी जो है वो ईमेल हो गया। पुराने समय में चिट्ठियाँ नहीं लिख पाते, पुराने समय में जैसे हम कागज़ पेन से चिट्ठी लिखते थे वैसे नहीं लिख पाए, और ये कंपैरेटिवली फास्टर भी है, ईजी भी है। तो जिसको भी कोई शंका हो वो इस पर बात करें मुझसे, मैं निश्चित रूप से आपके सवालों के जवाब दूंगा। धन्यवाद।